हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उसी को मैं आगे अब कंटिन्यू कर रहा हूं। ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट मैं एंशिएंट हिस्ट्री के करा चुका हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मगध के बारे में, यानी 600 BC के आसपास मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे और 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल था मगध। और मगध ने किस प्रकार 15 महाजनपदों को कैप्चर किया था, वही हमारी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। और मगध में टोटल 7 वंश थे। हसीन मासुक के नाम से मैंने आप लोगों को कोड बताया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश इससे पहले मैं करा चुका हूं। और 2 विदेशों का आक्रमण हमने कराया था, एक ईरानियों का और एक यूनानियों का। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आज मैं आप लोगों को मगध का एक नया वंश कराऊंगा जो कि है हमारा मौर्य वंश। तो इस वीडियो में आने से पहले आप पहले 2 लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आप लोग यहां से समझ पाएंगे। भाई समझ आया? चले भाई, देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों नंद वंश, और नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? धनानंद। और धनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने ना दोस्तों साल था 322 BC में ना, 322। अभी तक जो साल मैं बताऊं ना वो तो याद करना ही करना है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में ना, 322 BC में आप बोल सकते हैं नंद वंश के दोस्तों, इसने नंद वंश के आखिरी शासक, नंद वंश के लास्ट एम्परर, यानी नंद वंश के आखिरी शासक किसको हराया था? आखिरी शासक धनानंद को हरा के और मौर्य वंश की क्या की थी इसने? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। समझ आया? अब इससे कहानी सुनो आगे की क्या है। देखिए भाई, पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य को ना यूनानियों ने अलग टाइटल दिया है। तो मैंने कहा था ये टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई, मगध में सबसे इंपॉर्टेंट वंश हमारा मौर्य वंश है। ये थोड़ा सा लेंदी है। इससे पहले हर्यक वंश था, शिशुनाग था, नंद वंश था, वो छोटे छोटे फैक्ट बनते थे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो में हम भी मौर्य वंश के बारे में पढ़े, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मगध में एक ही वंश सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है मौर्य वंश। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यहां से आते हैं मौर्य वंश से। और इसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, तो वो तो सातवाहन वंश, बिल्कुल छोटे छोटे वंश है, यानी 2-2, 3-3 लाइनें हैं हर वंश से। समझ आया? लेकिन ये वंश थोड़ा सा लेंदी है। कभी ये सोचो कि मौर्य वंश थोड़ा सा लेंदी हो गया तो आने वाले वंश भी ऐसे ही होंगे, नहीं, आने वाली जो डायनेस्टी है वो बिल्कुल छोटी छोटी है। चले भाई, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को ना टाइटल क्या क्या दिए गए हैं, इसी को ना यूनानियों ने, याद रखना, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कहा है। पहला पॉइंट, यूनानियों ने। क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था भाई ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल ना पेपर में डायरेक्ट ऐसे के ऐसे आते हैं। समझ आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स किसने कहा है? यूनानियों ने। समझ आया? ये इसके टाइटल है, पेपर आएगा। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स किस मगध राजा को कहा जाता है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आगे सुनो भाई, नेक्स्ट सुनो। अगला जो पॉइंट है हम लोगों को सुनना है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु कह लो भाई, या आप कह सकते हैं उसका जो प्रधानमंत्री था, यानी जो उसका बहुत ही मेन मिनिस्टर था, या उसका जो गुरु था, वो था दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, वो कौन था? कौटिल्य थे। वो कौन थे? कौटिल्य के 3 नाम है। कौटिल्य को ही याद रखना, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त और इन्हीं का नाम है चाणक्य। इन्हीं का नाम क्या है? चाणक्य। तो ये सारे के सारे दोस्तों किसके नाम है? कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, चाणक्य। तो आपसे पूछा जाए ना चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य था। क्या आप लोगों को समझ आया? अब पहले ना एक स्टोरी सुनना, फिर मैं आगे इनको रिलेट करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जब नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद, जब धनानंद राज कर रहा था ना, तो धनानंद के दरबार में ही ये जो कौटिल्य ना वहां का राज दरबारी था। समझ आया? धनानंद का राज दरबारी था। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, धनानंद ना बहुत ही क्रूर और लोभी शासक कहा जाता है। जब धनानंद एक बार अपने साम्राज्य यानी अपनी राजगद्दी पे बैठने वाला था, तो उस समय ना, जैसे भाई राजा आते हैं दरबार में और राजा अपनी चेयर पे बैठता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जब धनानंद राजगद्दी पे अपनी बैठ रहा था तो उसके बैठने से पहले ना एक बार क्या हुआ, चाणक्य अपनी गद्दी पे बैठ गया था। समझ आया? तो धनानंद ने जब ये देखा कि चाणक्य राजगद्दी पे बैठ गया मेरे बैठने से पहले, यानी राजगद्दी नहीं अपनी गद्दी पे बैठ गया, तो फिर धनानंद ने ना उसकी यानी कौटिल्य को बहुत बेइज्जत किया। कहां पे? भरी सभा के आगे।
समझ आया। तो कौटिल्य ने भी क्या किया, फिर कौटिल्य जब बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने भी उसी समय शपथ ली कि धनानंद को कहा कि जब तक मैं आपका विनाश नहीं कर दूंगा ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। और कौटिल्य उनके दरबार को छोड़ के क्या हो गया, चला गया। दोस्तों जब कौटिल्य बाहर चला गया तो इसने माना, कहा जाता है, ध्यान से सुना, कहा जाता है, देखो इसके पिताजी धनानंद के पिताजी कौन थे, महापद्मानंद थे। और महापद्मानंद के कहा जाता है 10 पुत्र थे। देखो ये इतिहास की मैं स्टोरी बता रहा हूं, अब ये सच है गलत है ये अलग अलग गाथा है। देखो इतिहास बहुत ही धुंधला है दोस्तों, क्या सच है क्या सच नहीं है ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट एक आपको स्टोरी रिलेट करवा रहा हूं। देखो महापद्मानंद के कहा जाते हैं 10 बेटे थे, जिनमें से 9वां बेटा जो धनानंद था और जो 10वां बेटा था ना महापद्मानंद का, उसका नाम था चंद्रनंद। चंद्रनंद था भाई। क्या आपको समझ आया? अब सुनो आगे। कौटिल्य जब बाहर गया उसके दरबार को छोड़ के, तो कौटिल्य ने कहा जाता है चंद्रनंद को, यही महापद्मानंद के 10वें बेटे चंद्रनंद को बहका लिया, किसके खिलाफ, धनानंद के खिलाफ। समझ आया? और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो कौटिल्य ने क्या किया, अपना गुप्त वंश, अपना गुप्त जो गोत्र था वो किसको दे दिया, चंद्रनंद को, यानी उसका नंद हटा के और उसको बना दिया चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने ही फिर धनानंद को हराया था कौटिल्य की सहायता से। तो ये कहा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों कैसे हुई थी, तो ये मैंने एक स्टोरी आप लोगों को रिलेट कराई। आगे सुनो भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, हमने बता दिया, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। आगे सुनो, इन्होंने ना एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, याद रखना, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी इन्होंने, और ये ना याद रखना राजनीति के विषय पे लिखी है। ये विषय पूछा जाता है राजनीति के विषय पर, यानी पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है इस बुक में। अर्थशास्त्र, कभी ये सोचो कि इकोनॉमिक्स की बुक है, नहीं, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य है। और जो कि पुस्तक लिखी गई है किसके बेस पे, यानी किस विषय पे, राजनीति के विषय पर यह पुस्तक लिखी गई है। तो मे भी आप लोगों को समझ आया। ये कुछ मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। सुनो भाई, हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य, या इसी को कहा जाता है विष्णुगुप्त, या इसी को कहा जाता है चाणक्य। समझ आया? और इसने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, किसके विषय पे, राजनीति के विषय पे। आगे देखो भाई, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना, यानी मौर्य वंश के बारे में बताने वाली बहुत सारी किताबें हैं। तो किन किन चीजों से हम लोगों को पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो मैं कुछ फैक्ट लिख रहा हूं, पहले ये आपको ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक हमको पता चलता है भास ग्रंथ से, भास ग्रंथ से भी पता चलता है। देखिए भास लिटरेचर, ये भास ना एक भाई अर्थशास्त्री हुए हैं, या आप कह सकते हैं ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो भास ने अपनी पुस्तक में, भास ग्रंथ कहा जाता है इसकी पुस्तक को, तो भास ग्रंथ में आपसे पूछा जाएगा किस मगध शासक के बारे में लिखा हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो बस आप लोगों को याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भास ग्रंथ में भी बताया गया है। आपको ऐसा कैसा पढ़ लेना भाई। पहले मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, याद रखना, ये सारे के सारे फैक्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे कैसे पढ़ना है पहले बता देता हूं भाई। आगे सुनो, एक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कहां से पता चलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों को, और एक है देखो मुद्रा राक्षस, ये ना एक बुक का नाम है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है दोस्तों विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। पॉइंट सुना भाई। देखो मुद्रा राक्षस कैसे याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है। तो देखो राक्षस बहुत ही विशाल होते हैं, विशाल से विशाखा दत्त हम याद कर सकते हैं। तो सुनो भाई, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त ने ना इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, मुद्रा राक्षस के बारे में, मुद्रा राक्षस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बताया गया है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बताया गया है भाई। ये सारे के सारे ना फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर के फैक्ट बता रहा हूं एज इट इज। समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट था, उसका जो दरबार था, उसके बारे में हम लोगों को पता किस ग्रंथ से चलता है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक से पता चलता है, जो कि किसके द्वारा लिखित है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखित है।
आगे सुनो नेक्स्ट। इसी पुस्तक में मुद्रा राक्षस बुक में ही चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया है दोस्तों। निम्न जाति यानी वर्षल कहा जाता है, वैसे आप कह सकते हैं लोअर कास्ट का। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई किस पुस्तक में बताया गया है, तो वो है मुद्रा राक्षस पुस्तक में। क्या आप लोगों को यहां तक समझ आया? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कैसे हमको ये सोच लो याद करना है भाई। समझ आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? हमने पढ़ लिया कौटिल्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। और फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको 2 ग्रंथ से पता चलता है, एक भास ग्रंथ में भी लिखा गया है, एक मुद्रा राक्षस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट सुनेगा, नेक्स्ट हम लोगों को क्या याद रखना है, आगे सुनो। नेक्स्ट पॉइंट सुना भाई। देखो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिकंदर का आक्रमण बता दिया था भाई। सिकंदर जब भारत पे अटैक करने आया तो उन्होंने व्यास नदी से वो वापस लौट गए थे। और भाई फिर सेल्यूकस निकेटर, आप लोगों को पता है जब सिकंदर की डेथ हुई बेबीलोन में, तो सेल्यूकस निकेटर फिर से भारत की तरफ आया। और उस समय भारत में अब की बार धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे बैठ चुका था। ये सारी स्टोरी मैं बता चुका हूं, पीछे वाली स्टोरी देखना भाई। तो सिंपल आप लोगों को याद क्या रखना है, साल था 305 BC। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर यूनानी था भाई। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी था। या आप कह सकते हैं ये कौन था? सिकंदर का सेनापति था। याद आया? अरे करा चुके हैं आप लोगों को। तो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर जो कि एक यूनानी था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ था? मौर्य के बीच युद्ध हुआ भाई, के बीच वॉर हुई थी, के बीच युद्ध हुआ। और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए थे? जीत गए थे बिल्कुल इजीली। सेल्यूकस निकेटर को इसने क्या कर दिया था? हरा दिया था। और फिर हरा के पता है क्या किया? हरा के यूनानी, यानी यूनानी समझ है ना, सेल्यूकस निकेटर यूनानी की बेटी, यूनानी कौन था? सेल्यूकस निकेटर। यूनानी की बेटी कौन थी? हेलेना। यूनानी की बेटी हेलेना से इसने क्या कर ली? हेलेना से शादी की और वापिस उनसे हड़प लिया काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। देखो ये 4 इलाके ना यूनानियों ने हड़प लिए थे भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को हरा के उनसे वापस ले लिया भाई। ये काबुल, कांधार, मकरान और हेरात वापस लिए, उसकी बेटी से शादी कर ली। तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने ना उसको 500 हाथी दान में भी दिए थे भाई। ये इनके बीच संधि हो गई थी। समझ आया? तो बस हम लोगों को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन आएगा, यूनानियों को हराने वाला पहला शासक कौन था? यूनानियों को हराने वाला जो पहला शासक था वो कौन बना था भाई? पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने किसको हराया था? जिसने हराया था किसको भाई? आप समझ चुके हैं किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। क्लियर है? बस ये फैक्ट लिखते जाओ और याद करते जाना भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये सारे फैक्ट मैंने पेपर से निकाल रखे हैं जो कि आपको ऐसे के ऐसे याद रखना है। देखो जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पे बैठा था दोस्तों, पाटलिपुत्र में बैठा था, तो इसका महल ना वहां लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में। सुनो भाई, माना जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था तो इसके टाइम पीरियड में ना भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के बाद ना भाई इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने ना जैन धर्म अपनाया हुआ था। देखो पहले मैं फैक्ट ले देता हूं, फिर आपको स्टोरी बता देता हूं। स्टोरी क्या है? जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अडॉप्ट किया था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था? क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा पता है किससे ली थी? जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाव से। और भद्रभाव ने एक पुस्तक लिखी है, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक है ये। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रभाव है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रभाव से ली थी भाई, भद्रभाव से ली। ऐसे कैसे फैक्ट याद रखना है? चंद्रगुप्त मौर्य जैनी था भाई। आगे सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही?
सबसे बड़ा यही है मौर्य वंश, मैंने बता दिया मगध में सबसे बड़ा मौर्य वंश है। इसके बाद ना सारे वंश छोटे छोटे हैं, डरना मत भाई, ये लाइन ऐसे कैसे याद करते जाओ आप लोग, समझ आ गया, करना ही पड़ेगा भाई। कभी ये सोचे भाई मेहनत बिना गुरूर पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे सुनो, देखो मैगस्थनीज एक नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। मैगस्थनीज पहले लिख देता हूं, ये कौन है, इंडिका पुस्तक का लेखक है, इसने पुस्तक लिखी है इंडिका बुक, इंडिका पुस्तक का लेखक मैगस्थनीज। और ये कौन था, ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, आप लोगों को पता है भाई, सेल्यूकस निकेटर तो सिकंदर का सेनापति था। देखिए जब सेल्यूकस निकेटर भारत में युद्ध करने के लिए आया, सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए, तो इसके साथ एक बहुत ही फेमस राइटर भी भारत आए थे, जिसका नाम कौन था, मैगस्थनीज था, जिसने भारत में आके कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी है, बहुत बहुत फेमस है, याद रखना भाई। इंडिका, देखो इंडिका एक गाड़ी है, इंडिका गाड़ी खड़े करने के लिए मेगा स्थान चाहिए भाई, मेगा स्थान, मैगस्थनीज। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका पुस्तक। आपसे पूछा जाता है मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई, दरबार में आया था। क्या आपको समझ आया। और दोस्तों इसने ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दो तो चीज मैंने बता दी थी, भास ग्रंथ से भी पता चलता है, मुद्रा राक्षस बुक से भी पता चलता है, और इंडिका पुस्तक भी बताएगी किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में। वो आगे पढ़ाऊंगा कि क्या क्या मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। समझा, आगे सुनेगा। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हमने पढ़ लिया, किसके समय काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज कौन था भाई, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, एम्बेसडर था। ठीक है, आगे सुने। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही दोस्तों, शासनकाल में सौराष्ट्र में बहुत बहुत फेमस है, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इतिहास में ना ये सुदर्शन झील का जिक्र बार बार आएगा, और मैं आपको बताऊंगा फिर सुदर्शन झील के बारे में। पहले तो पॉइंट ये आता है, जब तो सुदर्शन झील कहां पे है, सौराष्ट्र में। देखो ये है गुजरात भाई, गुजरात का ये जो वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट, गुजरात का नीचे वाला पार्ट, इसको कहा जाता है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का क्या हुआ था, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। याद रखना, मैंने कहा ये 3 बार आएगी सुदर्शन झील, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो बार बार इसका जिक्र होगा। तो अब ये याद रखना किसके टाइम पीरियड में बनी थी, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कहां पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था भाई। समझ आया, अगला पॉइंट आगे सुनो। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने कहा था जब चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे बैठा हुआ था तो इसके टाइम पीरियड में अकाल पड़ गया था। तो अकाल जब पड़ गया था तो इसने जैन धर्म तो अडॉप्ट कर ही लिया था। इसके गुरु भद्रबाहु थे, तो भद्रबाहु ने ना इसको सजेस्ट किया कि आपको ना कर्नाटका में एक श्रावण बेलगोला जगह है, वहां पे जाना पड़ेगा और वहां पे कठिन तप करना पड़ेगा, कठिन तप जिसका नाम था संलेखना व्रत, और उसके द्वारा ना आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, जब भी हम मगध के अकाल से क्या पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की बात मान ली और कर्नाटक में गया, श्रावण बेलगोला में गया, वहां पे संलेखना व्रत द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो सुनो मैंने क्या पॉइंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहां बिताए थे, तो सुनो भाई नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में एक जगह है, कौन सी, श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला ना जैन धर्मियों का बहुत बड़ा केंद्र है श्रावण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में एक व्रत था, संलेखना व्रत। संलेखना इंग्लिश हिंदी वैसे बिल्कुल सेम का सेम है, संलेखना ऐसा ही संलेखना होगा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में संलेखना व्रत द्वारा अपने
अपने देह होता है अपने शरीर का क्या किया था, अपने शरीर का त्याग किया, अपने शरीर का दोस्तों इसने क्या किया था, त्याग किया। देखो याद रखना, संलेखना व्रत किस धर्म से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे जैन धर्म से संबंधित है भाई, जैन धर्म से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे कब बैठा था, 322 बीसी में बैठा था। इसकी डेथ कब हुई थी, तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है 298 बीसी में इसकी डेथ हो गई थी। और किस द्वारा, कौन से व्रत द्वारा, संलेखना व्रत द्वारा डेथ हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम क्षण में अब कहां बिताए थे, तो कर्नाटक में बिताए थे। कहां पे, श्रावण बेलगोला नामक जगह पे बिताया था। क्या आप लोगों को समझ आया? ठीक है दोस्तों, इसको भद्रबाहु और जैनियों ने बहका दिया था कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा अकाल से मुक्ति मिल जाएगी, और वो कुछ हुआ नहीं भाई, ऐसा ही था। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्वेश्चन आएगा अपना अंतिम समय कहां बिताए थे, तो हम लोगों को याद रखना है कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में इसने अपना अंतिम समय बिताया था। क्या आप लोगों को समझ आया भाई? क्लियर है या नहीं है? दोस्तों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट यही बनते हैं। समझ आया? तो ये सारा फैक्ट था हमारा किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए कुछ स्टोरी नहीं है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को जस्ट फैक्ट बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वंश मौर्य वंश है, और यहां से ही पेपर में क्वेश्चन आएगा तो याद रखना भाई। समझ आ? और सबसे बड़ा भी यही है लेंदी ना। तो इसके बाद मगध में 6 वंश है, 6 वंश में ना सारे वंश छोटे छोटे हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हमारा हर्यक वंश था, जो मैंने बिंबिसार के बारे में आपको बताया था ना। तो बिल्कुल मैंने पहले बता दिया, सारे छोटे छोटे वंश है भाई। क्लियर हो गया? आगे सुनो भाई, नेक्स्ट सुनना। अगला पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, देखिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हत्या करके? नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या करके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ना इसका बेटा बैठा था राजगद्दी पे, जिसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार राजगद्दी पे कब बैठा था? जब वो मर गया था, तो वो कब मरा? 298 बीसी में इसने राजगद्दी पे बैठ गया था भाई। बिंदुसार के बाद बैठा था राजगद्दी पे कौन है? अशोक। कौन बैठा था? अशोक। अशोक का जो उत्तराधिकारी था ना, वो था कुणाल भाई। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ऐसे ना बहुत सारे शासक होते गए, लेकिन आपको लास्ट शासक याद रखना है, इसका मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? वृद्धरथ था। समझ आया? तो वृद्धरथ कौन था? ये आखिरी शासक था, आखिरी शासक था। समझ आया? अब मैं आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा चुका, अब हम पढ़ेंगे इसका बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो अब मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? बिंदुसार के बारे में। सुने भाई, अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार को भी कई सारे टाइटल दिए गए हैं यूनानियों द्वारा, तो याद रखते जाना। बिंदुसार छोटा सा ही है, लेकिन अगला जो आएगा ना अशोक, वो थोड़ा सा लेंदी है। उसके शिलालेख पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो बस आप सीखते जाएं। ऐसा कैसा भाई, सबसे बड़ा ये है, मैंने कह दिया था। मैं भी हो सकता है ये इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। समझ आया? क्योंकि इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को अच्छे से। देखो भाई, बिंदुसार के टाइटल सुन लो पहले। बिंदुसार को ना अमित्र घात की उपाधि मिली है। अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यूनानियों ने, आपसे पूछा जाएगा यूनानियों ने अमित्र घात किसको बोला गया है? बिंदुसार को कहा है। या इसी का दूसरा टाइटल, इसी को वारिसार या भद्रसार भी कहा जाता है। ये कुछ टाइटल है, मैंने कहा था मगध में जो टाइटल दिए गए ना, वो टाइटल बहुत बहुत फेमस है। इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, किसको क्या टाइटल मिला है, तो ये याद रखना भाई। समझ आया? अगर मीज किसको कहा जाता है, शौर शतरांतमक किसको कहा जाता है, कुणिक किसको कहा जाता है, ये सारे सेनिया किसको कहा जाता है, ये सारे के सारे पिछली वीडियो में मैंने कुछ टाइटल बताए। इस वीडियो में भी मैं साथ में साथ कुछ टाइटल आप लोगों को बताते जा रहा हूं। मैंने कह दिया इन टाइटल से क्वेश्चन आना है तो आना है भाई। समझ आया? तो अच्छे से इतिहास को पढ़ते जाओ। हाँ, हिस्ट्री से बच्चे डरते क्यों है? क्योंकि फैक्ट है, लेकिन फैक्ट को भी एक सिस्टमैटिक तरीके से करते जाओ ना, सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब सुनो भाई, बिंदुसार के बारे में पॉइंट क्या है, पहले सुन लो। बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत है भाई। ये सारे के सारे मगध में राज करते थे। मगध यानी बिहार में, मगध यानी पाटलिपुत्र में बैठ के तो राज करते थे, यहां पे बैठ के राज करते थे भाई। समझ आया? माना जाता है बिंदुसार के ना 100 पुत्र थे भाई। वो अलग अलग पटरानियों से थे, सोच कर रहे हो, एक पटरानी से थोड़ी थे, अलग अलग महारानियों से इसके माना जाता है 100 बेटे थे भाई। समझ आया? इसके 2 बेटे बहुत ही फेमस थे, एक का नाम था अशोक और एक का नाम था सुशीम। याद रखना, सुशीम इसका बड़ा बेटा था। पॉइंट सुनते जाओ, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को।
बिंदुसार के बारे में बता रहा हूं। देखो भाई, यहां पे बैठा था भाई कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे थे अशोक और सुसीम। भाई यहां पे एक जगह है उज्जैन, एमपी में। कौन सी जगह है? उज्जैन। भाई आपको पता है राजा जो है अपने राजकुमारों को कुछ लोकल एरिया दे देता है ना, तू वो संभाल, तू वो संभाल, तू वो संभाल। तो अशोक को मिला हुआ था उज्जैन। अशोक कहां राज कर रहा था? उज्जैन में। और सुसीम कर रहा था तक्षशिला में। तक्षशिला यहां पाकिस्तान में है और तक्षशिला में कौन राज कर रहा था? सुसीम राज कर रहा था, यानी ये संभाल रहे थे। और पाटलिपुत्र यानी राजगद्दी पे कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या क्या फैक्ट, मैं पहले फैक्ट बता देता हूं और फिर यहां पे स्टोरी सारी रिलेट करवाएंगे भाई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट आपसे क्वेश्चन आता है। तो बिंदुसार के पहले तो टाइटल याद रखना क्या है भाई। बिंदुसार के शासनकाल में ना, बिंदुसार ने आप कह सकते हैं, बिंदुसार ने ना ईरान के शासक, या ईरान या इराक लिखा रहता है, ईरान के शासक एक था एंटियोकस से 3 वस्तुओं की डिमांड की थी। 3 वस्तुओं की क्या की थी? 3 वस्तुओं की डिमांड की थी। ये बहुत ही फेमस है, याद रखना। अब क्या क्या थी, पहले पॉइंट सुनो। बिंदुसार ने ना, एक एंटियोकस राजा था इराक का, इराक लिखो भाई, इराक का शासक था एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भेजा था इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो उसने ना 3 डिमांड रखी उसके सामने कि ना मेरे को ना आप लोगों से ये चीज चाहिए, क्योंकि इराक में वो बहुत ही फेमस थी। तो किन 3 चीजों की डिमांड की थी? तो पहले सुन लो। एक डिमांड की थी मिट्टी शराब की, दूसरा एक डिमांड की थी अंजीर की, और तीसरा एक डिमांड की थी दोस्तों फिलोसफर की। फिलोसफर यानी जो आप कह सकते हैं एक दार्शनिक की। दार्शनिक आप कह सकते हैं जो एक राइटर होता है, समझा, जो राइटर होता है। तो ईरानी या इराकी शासक ने ना ये 2 डिमांड तो मान ली कि हाँ ये हम आपको दे देंगे महाराज, लेकिन फिलोसफर की मांग को उसने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। क्वेश्चन यही आता है कि भाई बिंदुसार की कौन सी मांग को ठुकराया गया था? कि दार्शनिक वाली मांग को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था कि हमारे यहाँ पे ना दार्शनिकों का यानी राइटर्स का क्रय विक्रय नहीं होता है, हम आपको मिट्टी शराब भी दे देंगे, अंजीर भी दे देंगे, लेकिन फिलोसफर नहीं देंगे भाई। समझ आया? तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना जो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट सुनो भाई। बिंदुसार के टाइम पीरियड में ना, जब बिंदुसार राजगद्दी में बैठा था, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दोस्तों 2 बार विद्रोह हुआ था। पहले सुन लो, मैं फैक्ट लिख देता हूं फिर स्टोरी समझाऊंगा। 2 बार विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन आता है तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में। अच्छा ये तो हो गया बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था, लेकिन उस समय तक्षशिला में राज कौन कर रहा था? तक्षशिला में कौन सा राजकुमार था उस समय? तक्षशिला में राजकुमार कौन सा था? तक्षशिला में राज कर रहा था सुसीम। तो ये भी याद रखना। देखो भाई, राजा तो बिंदुसार है, बिंदुसार के शासनकाल में तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया, लेकिन तक्षशिला का शासक कौन था उस समय? तक्षशिला का शासक कौन था? ये क्वेश्चन आता है, सुसीम था। समझ आया? अगला फैक्ट सुनो भाई। फिर अगला क्वेश्चन आता है तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था ना, तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह किया था, किसके खिलाफ? सुसीम के खिलाफ। तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाया किसने था? यानी उसको सप्रेस, काबू किसने किया था? तो वो किया था अशोक ने। अशोक ने किया था भाई। क्या आपको समझ आया? तो क्वेश्चन सुन लो भाई। तक्षशिला के शासनकाल में, आपसे क्वेश्चन आएगा किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तक्षशिला मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो यहां की जनता ना सुसीम से बिल्कुल चिढ़ चुकी थी, उन्होंने ना विद्रोह कर दिया सुसीम के खिलाफ। तो बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुआ, उस समय वहां का शासक सुसीम था। तो वो लोग ना सुसीम को मारने के लिए उतावले हो गए थे, और सुसीम भागा कहां पे आया? बिंदुसार के पास आया कि बचाओ पिताजी, मेरे को बचाओ, वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। बिंदुसार ने बुला लिया किसको? अशोक को, क्योंकि अशोक से ना पूरी जनता प्यार किया करती थी, अभी बहुत अच्छे शासक हुआ करते थे अशोक। तो अशोक को बिंदुसार ने बुलाया और कहां पे भेजा? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। तो क्वेश्चन आता है तक्षशिला के विद्रोह को दबाया किसने था? अशोक ने। शासनकाल में शासन कौन कर रहा था? वहां पे सुसीम कर रहा था। तो ये हमारा था भाई बिंदुसार के बारे में। सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखने थे और कुछ पॉइंट याद नहीं रखने भाई। अब एक थोड़ा सा स्टोरी सुन लो बिंदुसार के बारे में। देखो भाई, पॉइंट सुनना। अब ये भी मैंने कहा इतिहास धुंधला है, लेकिन ये सच है या नहीं है बस स्टोरी मैं आप लोगों को एक रिलेट करवा रहा हूं, सुनिएगा भाई।
देखो अशोक की जो माँ थी ना शुभद्रांगी थी। कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं अशोक की जो माता थी ना वो एक बहुत ही निम्न जाति की महिला थी, और जबकि मौर्य वंश एक क्षत्रिय वंश हुआ करता था। दोस्तों समझ आया? आगे सुनो। एक दिन अशोक की मां को ना सपना आया कि इसका बेटा ना बड़ा होके बहुत ही बड़ा सम्राट बनने वाला है। तो अशोक की मां थी जो, उसके पिता ने इसको बिंदुसार को आके ये बात बताई कि मेरी बेटी को ना ऐसा ऐसा सपना आया है कि उसका बेटा जो होगा वो बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है। तो बिंदुसार ने ये बात सुन के उस महिला से क्या कर ली, शादी कर ली। और उस महिला से जब शादी की तो 1 साल के अंदर रिजल्ट भी आ गया अशोक के रूप में। तो यानी अशोक भी पैदा हो गए भाई उस महिला से। पहले मैं स्टोरी बता रहा हूं, सुनते जाना भाई। देखिए जब अशोक पैदा हुए ना तो बिंदुसार बहुत ही खुश हुआ, और बिंदुसार ना भागा भागा अशोक के पास जा रहा था। जब उसने अशोक को हाथ में उठाया ना, उसने वापिस ऐसे कैसे अशोक को रख दिया, क्योंकि अशोक की ना भाई काफी स्किन जो थी काफी रूखी सूखी थी, वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। तो बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को वापिस रख दिया। समझ आया? और बिंदुसार ना तभी से बचपन से ही अशोक से फिर चिढ़ने क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था कि एक खूबसूरत जो राजा है बिंदुसार, उसका बेटा खूबसूरत ही होना चाहिए था। ये कैसा हो गया भाई? समझ आया? धीरे धीरे ये बड़ा होते गए भाई। मैंने कहा था ना बिंदुसार के 100 बेटे माने जाते हैं, तो भाई 100 बेटे थे इसके अलग अलग महारानियों से। लेकिन बात सुनते जाओ, जब राजकुमार बड़े हो रहे थे दोस्तों, इनके सारे बेटों के आपस में राजकुमारों के बीच वो होता है ना भाई, युद्ध होता रहता है कलाओं के बीच कि कौन सबसे अव्वल आएगा, कौन सबसे अव्वल है। तो हमेशा ना अशोक सबसे अव्वल आया करता था इनके सारे बेटों में से। लेकिन बिंदुसार हमेशा अशोक से चिढ़ता था भाई। बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो अशोक हो। बिंदुसार चाहता था अगला शासक कौन बने, सुसीम बने। क्या आप लोगों को समझ आया? धीरे धीरे ये बड़े हो रहे थे दोस्तों। लेकिन अशोक, मैंने कहा ये जो सुसीम भी ना अपने पिता सुसीम भी बहुत ही क्रूर शासक था, लोभी इंसान था। ये भी धनानंद की तरह जो हमने बात की थी। लेकिन आगे सुनो, बिंदुसार धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे बिंदुसार बूढ़ा हो गया ना, तो इसके जो मंत्री थे वो भी चाहते थे कि अगला शासक सुसीम ना बने, अगला शासक अशोक बने। क्योंकि अशोक भाई पूरी जनता में प्रिय था, सब लोग चाहते थे कि अशोक ही अगला राजा बने। लेकिन जबकि बिंदुसार नहीं चाह रहा था कि अशोक अगला क्या बने, शासक बने। समझ आया? लेकिन सुनो, अब अशोक राजगद्दी पे कैसे बैठा, तो इसके पीछे 2 कहानी है। एक कहानी सुन लो, अशोक राजगद्दी पे कैसे बैठा। तो माना जाता है कि किसी ने अशोक को झूठी खबर दे दी कि तेरी मां को ना तेरे भाइयों ने मार दिया। और अशोक ने ना बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, और अकेला बच गया, और अशोक फिर राजगद्दी पे बैठ गया था। समझा? एक कहानी तो ये। लेकिन दूसरी कहानी क्या कहती है कि अशोक राजगद्दी पे कैसे बैठा, तो वो सुनो भाई। जब दोस्तों बिंदुसार बूढ़ा हो गया था, तो इसने बिंदुसार ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने मंत्रियों को कहा जाओ और जाके ना अशोक को बुला के लेके आओ, उसको सुसीम को बुला के लेके आओ। मेरे को ना उसका राज्याभिषेक करना, कोरोनेशन करना है, मेरे को अगला शासक सुसीम बनाना है। लेकिन उसके मंत्रियों ने क्या किया दोस्तों, सुसीम की बजाय वो किसको बुला लाए, अशोक को बुला लाए। और वहां पे राज्याभिषेक किसका कर दिया, वहां पे राजा कौन बनवा दिया, अशोक बनवा दिया भाई। लेकिन जैसे सुसीम को यह बात पता चला कि धोखे से बिंदुसार को धोखा दिया गया उसके मंत्रियों द्वारा और अशोक को राजा बनवा दिया गया है, उसके पिता सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, तो सुसीम ना अपनी सेना लेके आया कहां की तरफ, पाटलिपुत्र की तरफ अपनी सेना को लेके आया। लेकिन यहां पे कहा जाता है अशोक ने अपने महल के चारों ओर एक भाई खाई से खुदवा दी थी, और उस खाई में गिरकर ही सुसीम की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और अशोक अकेला बच गया, और इस प्रकार अशोक राजगद्दी पे बैठ गया था। समझ आया? तो ये 2 कहानियां हैं। तो किस प्रकार अशोक राजगद्दी पे बैठा ये किसी को नहीं पता। तो बिंदुसार के बारे में दोस्तों हमारे यही पॉइंट थे। क्या क्या पॉइंट थे मैं एक बार फिर से बताता हूं आप लोगों को। चले एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अपना मगध में कौन सा वंश है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के कर दी थी भाई। आगे सुनो, फिर क्वेश्चन आता है भाई चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, उसका गुरु था कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य था। समझ आया? फिर अगला पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको और कहां से पता चलता है, तो 2 जगह से और पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक तो भास लिटरेचर में लिखा गया है, और एक मुद्रा राक्षस किताब है जो किसके द्वारा लिखी है, विशाखादत्त। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको कुछ पता चलता है। एक तो उसके दरबार के बारे में, और एक माना जाता है इस किताब के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य ना एक निम्न जाति का था भाई। समझ आया? तो क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आए हुए हैं कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का, लोअर कास्ट का बताया गया है, तो मुद्रा राक्षस किताब में। आगे सुनो भाई। फिर मैंने कहा भाई चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, उसने उसकी बेटी से शादी कर ली, 500 हाथी दे दिए, सारी बात हमने पढ़ ली भाई।
आगे सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य ने ना जैन धर्म की शिक्षा ली थी, जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया था। तो जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी? तो इसने ली थी भद्रे भाव से। जो भद्र भाव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कल्पसूत्र पुस्तकें लिखी है। आगे सुनो भाई, नेक्स्ट हमने सुना भाई जब सेल्यूकस निकेटर भारत आया तो उसके साथ ना मैगस्थनीज भी भारत आया था। तो मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, ये हमने पढ़ लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटका के श्रावण बेलगोला में बिताया था, जहां इसकी मृत्यु पूछा जाता है किस व्रत द्वारा हुई थी? तो संलेखना व्रत द्वारा इसकी क्या हुई थी? वहां पे डेथ हुई थी। और कब हुई थी? 298 BC में। चलो भाई आगे फिर हमने सुना भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक हुआ वो बिंदुसार। इसको एंडोकोट्स या सैंडोकोट्स कहा जाता है, इसकी टाइटल याद रखना। फिर बिंदुसार की 3 टाइटल हमने याद की, अमित्रघात, वारिसार या भद्रसार कहा गया। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? अशोक। तो बिंदुसार के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो बिंदुसार के बारे में 2 ही 3 पॉइंट है भाई। अगला पॉइंट सुनो भाई, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं। बिंदुसार ने ना आजीविक धर्म अडॉप्ट किया था, इसका धर्म भी याद रखना। बिंदुसार ने दोस्तों कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था पता है? एक धर्म है आजीवक धर्म। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, भागवत धर्म है, ऐसे बहुत सारे। मैंने कहा था ना 600 BC में 62 धर्म निकल के आए थे। तो 62 धर्म में एक रिलीजन और था। कौन सा रिलीजन था? आजीवक धर्म। तो बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया था, आजीवक धर्म को अपनाया। एक पॉइंट सुना यहीं पे, आजीवक धर्म को अपनाया था दोस्तों। एक है बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां है बिहार में। बराबर की पहाड़ियां कहां पे है? बिहार में। और बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण आजीवक धर्म के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा? और ये बराबर की पहाड़ियां कहां पे है? बिहार में। अच्छा, ये मैंने लिख ही दिया बिहार में, समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था? तो उसने तो जैन धर्म अडॉप्ट किया था। और जबकि बिंदुसार ने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था? आजीविक धर्म अडॉप्ट किया था। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट है इसका धर्म। इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। और एक भाई इसके शासनकाल में एक विदेशी भारत में आया था, समझ आया? इसने 3 डिमांड की थी, वो कौन सी डिमांड को ठुकरा दिया था? वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भाई? अगला सुनो भाई, अगला बहुत 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 मेन है दोस्तों। सबसे मेन है भाई अशोक द ग्रेट, महान शासक भाई। इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था जितना अशोक का था। याद रखना, अशोक राजगद्दी पे कैसे बैठा तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अशोक भी शुरू में ना स्टार्टिंग में माना जाता है भाई, फिर से एक अलग एंगल आ जाता है, ये भी एक क्रूर शासक माना जाता है अशोक। समझ आया? वो कैसे माना जाता है वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले मैं अशोक के बारे में कुछ आप लोगों को फैक्ट बता देता हूं, सुनो भाई। अशोक की जो पत्नी थी ना, उसका नाम था कारुवाकी, जिसने इसको बहुत ही सपोर्ट किया था भाई। कारुवाकी ने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका। अच्छा भाई, अशोक की जो मां का नाम था वो शुभद्रांगी था। अशोक की माता जी का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। समझ आया? और ये तक्षशिला जो है ना भाई, तक्षशिला याद रखना, तक्षशिला बहुत ही बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। जो तक्षशिला था ना, वहीं पे पढ़ाया करते थे कौटिल्य। तो याद रखना, तक्षशिला किसका केंद्र हुआ करता था? शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, किसके शासनकाल में? तो हम पढ़ चुके, किसके शासनकाल में हुआ था भाई? बिंदुसार के शासनकाल में। अशोक की पत्नी पता चल गया, अशोक की माता का नाम आपको पता चल गया। अशोक के टाइटल सुनो भाई, अशोक के कौन कौन से टाइटल थे? अशोक को ना देवानाम प्रिय या प्रियदर्शिका कहा जाता है। प्रियदर्शिका कहा जाता है। देवानाम प्रिय होता है देवताओं का प्रिय। इंग्लिश हिंदी सेम है, देवानाम प्रिय ऐसा कैसा लिखा जाएगा? तो आपसे क्वेश्चन आएगा, देवानाम प्रिय किसका टाइटल है? देवताओं का प्रिय किसको कहा जाता है? अशोक को। या प्रियदर्शिका यानी देखने में सुंदर। एक है देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर। ये टाइटल अडॉप्ट किसने किए थे? अपने अशोक ने खुद ही टाइटल अडॉप्ट किए थे भाई। ये समझ आया? आगे सुनो, अशोक की पत्नी पढ़ ली हमने, मां पढ़ लिया भाई। आगे सुनो, अब अशोक के बारे में पहले कुछ फैक्ट बता रहा हूं, बाद में सारी स्टोरी में आपको अशोक के बारे में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट शासक मैंने पहले बता दिया, और ये जाना जाता है शिलालेखों के लिए, अभिलेखों के लिए, इंस्क्रिप्शन के लिए। समझ आया? इसके शिलालेख हम लोगों को याद करने पड़ेंगे दोस्तों। पहले सुन लो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं अशोक के बारे में। देखो भाई, अशोक 298 BC में बिंदुसार बैठा था। वो याद रखना, बिंदुसार का पूछा जाता है राजगद्दी पे कब बैठा था? 298 BC में भाई ये बैठा था। देखो पॉइंट सुना पहले, 273 BC में ना, 273 BC में
ये राजगद्दी पर बैठा, बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा। लेकिन याद रखो अब, लेकिन 4 वर्षों बाद कौन सा साल आएगा? 269 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ था, इसका कोरोनेशन, राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भाई, एक पॉइंट। राज्याभिषेक हुआ है, कोरोनेशन यानी इसका तिलक कब हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था भाई राजगद्दी पे बैठे के ठीक 4 साल बाद 269 BC में इसका तिलक हुआ था, और जब ये राजा बना था। और 269 BC में यानी राज्याभिषेक के ठीक दोस्तों, ठीक 8 साल बाद, 8 वर्ष पश्चात, 8 साल बाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 8 साल बाद इसने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही युद्ध किया था, और वो था उड़ीसा को जीता था, और उड़ीसा का नाम था प्राचीन कलिंग। समझ आया? देखो दोस्तों 3 वंश जा चुके थे हमारा, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं भाई मगध का पहला वंश था, हर्यक वंश जा चुका, शिशुनाग वंश जा चुका, नंद वंश जा चुका, मौर्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जा चुके हैं। लेकिन ये आज तक ना आज तक ना ये उसको कलिंग यानी उड़ीसा को नहीं जीत पाए थे। सबको जीत लिया था आसपास, लेकिन उड़ीसा को नहीं जीत पाए थे। तो उड़ीसा को कंप्लीटली जीता किसने था भाई? वो अशोक ने जीता था। एक महापद्मानंद ने भी कलिंग की विजय की थी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए था, उसके बाद कलिंग ने छुटकारा दिला लिया था अपने आप को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कलिंग को कंप्लीटली किसने जीता था? अशोक ने मिला था। तो पॉइंट सुनो, इसने अपनी जिंदगी में, मैंने कहा एक ही युद्ध किया था, और वो था कलिंग युद्ध है। राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद बताओ कौन सा साल आएगा? 8 साल बाद आएगा 261 BC में। 261 BC में इसने क्या किया दोस्तों? इसने कलिंग यानी उड़ीसा, इसने कलिंग विजय की थी, कलिंग विजय की। क्या आपको समझ आया? यानी इसने उड़ीसा को, दोस्तों इसने जब कलिंग युद्ध को जीता ना, तो बहुत ही ज्यादा मारकाट हुई, लाखों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यानी गलियां जो है ना वो खून की हो गई थी, सारी की सारी, इतनी ज्यादा मारकाट हो गई थी। तो दोस्तों लेकिन ना कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में जब इसने, अशोक ने अपने चारों तरफ इतनी हाहाकार, इतनी मारकाट देखी ना, तो इसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन के बाद इसने भी एक धर्म अडॉप्ट कर लिया, और जो था बौद्ध धर्म। तो क्वेश्चन क्या आता है? तो पॉइंट सुनो, क्वेश्चन आता है कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध से अशोक का क्या हुआ था? कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय क्या हो गया था? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और इसने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया? और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अशोक के बारे में जो पॉइंट मैंने बताए हैं, सुन लो एक बार क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े हैं। अशोक का टाइटल देवानाम प्रिय या देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शिका यानी जो देखने में सुंदर है, ये तो इसके टाइटल थे। अशोक की पत्नी का नाम कारुबाकी था, इसने बहुत सपोर्ट किया था भाई अशोक को हर बार। अशोक की माता जी का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। याद रखना भाई, अशोक राजगद्दी पे तो बैठ गया था 273 BC में, लेकिन इसका कोरोनेशन अभी नहीं हुआ था। लेकिन ठीक 4 साल बाद पूछा जाता है ये तारीख, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 BC में। और राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद यानी 261 BC आ गया, इसने कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग जीत के बाद इसका हृदय क्या हो गया था दोस्तों? परिवर्तन हो गया। और इसने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया था? इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। समझ आया? ये कुछ फैक्ट है, लिखते जाओ साथ साथ भाई। इसने यानी अशोक ने ना बौद्ध धर्म की शिक्षा, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा पता है किससे ली थी? इसका बौद्ध धर्मी जो गुरु था वो उपगुप्त था। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी भाई। समझ आया? और याद रखा, अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की। और इसका पता हमको पता है कहां से चलता? और इसका पता याद रखना, इसका पता कल्हण, एक राइटर हुए हैं, कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी से हमको पता चलता है। राज तरंगिणी बहुत फेमस है। ये जो पुस्तक मैं बता रहा हूं ना, यानी आप लोगों को प्राचीन इतिहास की बुक्स भी धीरे धीरे क्या हो रही है? याद हो रही है। मैं आपसे पूछूंगा मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। ऐसे ही राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है।
समझा? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, हमको कैसे पता चला भाई? इसका पता हम लोगों को कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से चला। समझा? इसका पता कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है। और कल्हण की पुस्तक जो राजतरंगिणी है ना, ये कश्मीर राजाओं के बारे में बताती है। आपसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ये आ जाता है, कश्मीर राजाओं का इतिहास, कश्मीर राजाओं के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में लिखा हुआ है? कश्मीर राजाओं का इतिहास किस बुक से पता चलता है? तो कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में पूरा कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या ये आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? मैं इसके फैक्ट आप लोगों को लिखवा रहा हूं दोस्तों। अब सुनो इसका एक दूसरा एंगल भाई। अशोक ने, मैंने कहा था अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो उसने, अब आगे पॉइंट सुनो भाई। अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया ना, तो इसने ना बड़े लेवल पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया दोस्तों। इसने ना बहुत सारे अधिकारी भी लगा दिए, स्पेशल ऑफिसर, कि जाओ तुम बौद्ध धर्म को क्या करो, प्रचार प्रसार करो, बौद्ध धर्म एक्चुअल कहता क्या है ये दुनिया को बताओ। इसने अपने पुत्र और महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका, अलग अलग देशों में भेज दिया, जाओ आप लोग भी बौद्ध धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। तो सुनो भाई, अब मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की बात बता रहा हूं आप लोगों को। अशोक ने दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रोपोगेंडा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्वेश्चन आता है, अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ऑफिसर्स की, अधिकारियों की अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। और ये अधिकारी क्या कहे जाते हैं, ये पेपर में बहुत आता है। अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो उसका नाम है धम्म महामात्र अधिकारियों की। ये सीजीएल 2022 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना भाई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अलावा इसको ये भी बोल सकते हैं सामाजिक सेवा के लिए अशोक ने, सोसाइटी की हेल्प के लिए अशोक ने भाई किन अधिकारियों को अपॉइंट किया था? धम्म महामात्र अधिकारियों को। कहीं कहीं पे धम्म महापात्र, यानी आपको ऑप्शन में ऐसे देंगे महामात्र, अधिमात्र, ऐसा, ये एग्जैक्ट याद रखना। धम्म महामात्र ऑफिसर थे, इंग्लिश हिंदी सेम है भाई। धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की थी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या सामाजिक सेवा के लिए। समझ आया? अगला पॉइंट सुनो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अशोक ने ये भी पॉइंट आएगा भाई। अशोक ने अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था दोस्तों महेंद्र, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, वह इसकी पुत्री थी दोस्तों, वह पुत्री थी संघमित्रा। वह पुत्री कौन सी? संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को फिर से मैंने कहा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पता है कहां भेजा? सिलोन। प्रचार के लिए इसको कहां भेजा? सिलोन यानी श्रीलंका का प्राचीन नाम है, याद रखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद रखना है। सिलोन यानी सिलोन का मतलब क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछा जाता है, क्या था? सिलोन। अशोक ने अपना पुत्र कौन था इसका? महेंद्र। वह पुत्री कौन थी इसकी? संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था, सिलोन भेजा था कि जाओ वहां श्रीलंका भी बौद्ध धर्म के बारे में जाके बताओ भाई। ये सारे फैक्ट आप लोगों को समझ आए? ये सारे फैक्ट मैं आप लोगों को अशोक के बारे में बता रहा हूं, ये पॉइंट लिखते जाओ। इसने बहुत बड़े लेवल पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बात कर रहा हूं। भारत में पता है क्या किया? देखो भाई, इतना बड़ा साम्राज्य किसी और शासक का नहीं था जितना बड़ा अशोक का था। तो अशोक मान लो ऊपर रहता है, ऊपर यानी नॉर्थ इंडिया में, तो इसने ना साउथ इंडिया में भी पता है क्या किया? इसने अपने अधिकारियों को पता क्या कहा कि पत्थरों पे लेख लिखना शुरू कर दो कि राजा अशोक आप लोगों को क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। समझ आया? तो अब सुनो भाई, क्वेश्चन क्या आता है? भारत में ना शिलालेख होता है, पत्थरों के ऊपर लेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की है? अशोक ने भाई। तो भारत में शिलालेख या जिनको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा, भारत में शिलालेख या अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू करने वाला शासक कौन था? शुरू करने वाला शासक लिखो, शासक अशोक था।
क्या आपको समझ आया ये वाला पॉइंट मैंने क्या बताया आप लोगों को? इसने ना भाई ये बताओ, इतनी दूर पहले गाड़ी वगैरह हो तो हुआ नहीं करती थी, तो यानी राजा क्या कहना चाहता है ये पता है, इसने अपने पत्थरों के ऊपर लिखवा दिया था। जाओ पत्थरों के ऊपर जगह जगह लिख दो कि आपका राजा आपको क्या कहना चाहता है। इसने हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें दोस्तों निकाल ली और अपना अलग धर्म बना दिया था। इसने ना धम नाम से अपना धर्म बना दिया था। समझ आया? तो पहले सुनो भाई, भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू करने वाला शासक कौन था? अशोक। समझ आया? और अशोक ने भी प्रेरणा पता है किससे ली थी? अशोक ने प्रेरणा ली थी, ईरानी शासक था एक, ईरानी शासक डेरियस से, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पुराना अभिलेख डेरियस का है और डेरियस से ली थी। डेरियस का ना वहां पे बोगोजगोई अभिलेख दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख है। बस ये एक वैसा ही फैक्ट याद कर सकते हैं। देखो ईरान में वहां का एक शासक था डेरियस, ये हमने आपको बता दिया था। डेरियस ने सबसे पहले दुनिया में पत्थरों के ऊपर लेख लिखवाया था, तो उसका नाम है बोगोजगोई। समझा? उस अभिलेख का नाम आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन बोगोजगोई इंस्क्रिप्शन है। तो इसी से मोटिवेट होके अशोक ने भी भारत में पत्थरों के ऊपर लेख लिखवाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर भारत की बात की जाए, भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक था। क्या ये पॉइंट समझ आया भाई? अब इसके फैक्ट आते हैं, अब इसके हम पढ़ेंगे शिलालेखों से। दोस्तों इसके शिलालेखों से ही क्वेश्चन आता है अशोक के, याद रखना अशोक के शिलालेखों से ही क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, याद रखना। देखो मैंने कहा था बौद्ध धर्म में टोटल, सुनना ध्यान से, हमने क्या कहा था? बौद्ध धर्म में ना टोटल, बौद्ध धर्म में अलग अलग समय में बौद्ध धर्म में टोटल 4 सभाएं हुई थी। कितनी सभाएं हुई थी? 4 सभाएं हुई है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 4 सभाएं हुई है। याद रखना, पहली बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, ये तीसरी बौद्ध सभा है। तो पहली बौद्ध सभा बुलाई थी अजातशत्रु ने। पहली बौद्ध सभा किसने बुलाई थी? अजातशत्रु ने। कब बुलाई थी दोस्तों? 483 बीसी में। और कहां बुलाई थी? याद आया? कैपिटल, और उसके समय कैपिटल थी राजगृह में बुलाई थी, राजगृह में बुलाई थी। और किसकी अध्यक्षता में? ये स्थान है, जगह कहां बुलाई थी और किसकी अध्यक्षता में बुलाई थी? तो याद आया दोस्तों, महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। ये फिर से लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। पहली बौद्ध सभा, ये यहां पे क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल। आपसे क्वेश्चन आएगा, पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु ने 483 बीसी में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में बुलाई थी। अच्छा भाई, दूसरी बुलाई थी कालाशोक ने। याद आया? शिशुनाग वंश में कालाशोक ने ठीक 100 साल बाद दोस्तों 383 बीसी में बुलाई थी। और याद रखना दोस्तों, मैंने ना पिछली क्लास में शायद आप लोगों को वहां पे मिस्टेक बाय मिस्टेक पाटलिपुत्र लिखवा दिया था। तो दूसरी बौद्ध सभा ना वैशाली में बुलाई गई थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले में अपने नोटबुक में जहां कालाशोक आपने पढ़ा था ना, वहां पे मेरे ख्याल से मैंने वैशाली की जगह पाटलिपुत्र बता दिया था। तो दूसरी बौद्ध सभा कहां हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और दोस्तों किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना, सावक मीर की अध्यक्षता में, सावक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो सारी की सारी बौद्ध सभा। अब तीसरी बौद्ध सभा अशोक ने बुलाई थी भाई। तो अशोक के बारे में यही मैं बता रहा हूं भाई। अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया कब भाई? 251 बीसी में। कहां पे? तो इसने बुलाई थी पाटलिपुत्र में। एक्चुअल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कहां पे? पाटलिपुत्र में। समझ आया? और किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में हुई थी भाई, की अध्यक्षता में। आया समझे? तो इसने अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अशोक ने क्या किया था? अशोक ने दोस्तों तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ये याद रखना, कहां पे? पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र तीस्त की हेड में। समझा? ये याद रखना। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के बारे में ना क्वेश्चन कहां से आता है? तो याद रखना, अशोक के बारे में क्वेश्चन आता है इसके शिलालेखों से, इसके अभिलेखों से। तो अब मैं ना आप लोगों को इसके अभिलेख यानी जिसको एडिक्ट्स या शिलालेखों के बारे में बता रहा हूं भाई। अब अशोक के शिलालेखों से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन याद रखना, यहां से सबसे ज्यादा आता है भाई। कम से कम ना मैं आप लोगों को इसके शिलालेख बताऊंगा, कहां कहां पे इसके हम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिले हैं पेपर में। अभी तक मैंने जितना कराया सुन लो भाई, 3 क्लास कराई है मैंने, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर मैं कहूं ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये तो याद होना ही ना चाहिए भाई, वो अशोक के शिलालेखों के बारे में नॉलेज है, ये आपको याद होना चाहिए, पहले बता दी है।
तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला पार्ट करा दिया है, दूसरा पार्ट करा दिया, ये तीसरा पार्ट है। अभी तक मैंने जितना भी कराया ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रहा हूं, ये है। यहां से क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके शिलालेखों के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं, तो सुनते जाओ भाई। देखो भाई, पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, सबसे बड़ा मगध में मौर्य वंश है। डरो मत भाई, सबसे बड़ा मौर्य वंश है। इसके बाद सारे के सारे वंश छोटे छोटे, 2-2 4-4 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं है। आप मगध के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। मेन ये सोच लो भाई, मगध का मतलब मौर्य ही है 80%। तो समझ आया, और सारे छोटे छोटे हैं, डरो मत। जैसे ही मौर्य खत्म होता है, 4 विदेशी आक्रमण हमको पढ़ने हैं। आपको बताया था गुप्त वंश पढ़ना है, और भाई वर्धन वंश पढ़ना है, ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया। समझ आया। सुनो एक बार, इसके अभिलेखों के बारे में बता रहा हूं मैं। अभिलेख या जो उसके शिलालेख है। पहला पॉइंट, सारे के सारे एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सुनते जाइएगा भाई। सबसे पहला है अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा भाई, इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट्स। सुनो, अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी ये सोचे भाई ये याद ना करूं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा किसने? फैंथलर। अशोक के शिलालेखों को खोजने का श्रेय सबसे पहले फैंथलर ने खोजा। अच्छा, खोज तो इसने दिया, लेकिन अशोक के जो शिलालेख है ना, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये दोनों राइटर याद रखना भाई। यानी अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने सबसे पहले और पढ़ा किसने सबसे पहले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पढ़ा आता है, लेकिन दोनों हमको याद रखना है। फैंथलर भी आता है, जेम्स प्रिंसेप भी आता है। क्या आपको सबसे पहले तो इसके शिलालेखों के बारे में पता चल गया? आगे सुनो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अशोक के जितने हम लोगों को शिलालेख का मतलब है, इसने ना पत्थरों के ऊपर लेख लिखवाया था कि भाई मैं ये कहना चाहता हूं अपनी जनता को, फलाना धकना, ये तमाम चीजें। तो आगे पॉइंट सुनो क्या है। अशोक के जितने भी शिलालेख थे ना, उसके नीचे पहले इसने शिलालेख लिखवा दिया। शिलालेख के बाद हम जैसे साइन करते हैं ना, तो इसने सब शिलालेखों के नीचे लिखा था देवानाम प्रिय या प्रियदर्शिका द्वारा लिखित है। समझा? ये जो शिलालेख लिखित है, ये किसके द्वारा लिखित है? देवानाम प्रिय या प्रियदर्शिका। तो आपसे क्वेश्चन आता है, अशोक के अधिकांश जो शिलालेख थे ना, अशोक के अधिकांश यानी मैक्सिमम, अशोक के अधिकांश शिलालेखों पे अशोक का नाम पता है क्या लिखा रहता था? अशोक का नाम क्या लिखा है? अशोक का नाम देवानाम प्रिय व प्रियदर्शिका बताया गया है। प्रियदर्शिका लिखा गया है। क्या आपको समझ आया? तो क्वेश्चन आता है, प्रियदर्शिका का मतलब होता है देखने में सुंदर, और देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो इसके जितने भी शिलालेख थे, उनके नीचे क्या लिखा रहा करता था? समझ आया? लेकिन आप सुनो, लेकिन वो कौन से शिलालेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक लिखा था? तो याद रखना, अशोक नाम दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा राजस्थान में है, वह मॉस्की कर्नाटक में है। गुर्जरा व मॉस्की अभिलेखों से वह उदय गोलन भी लिख सकते हैं। उदय गोलन कर्नाटका में ही है। यानी अशोक का, जैसे अशोक ने शिलालेख लिखवा रखे थे भाई, मैक्सिमम पे तो इसने देवानाम प्रिय लिखा रखा था, लेकिन कुछ ऐसे शिलालेख मिले जहां पे इसका नाम क्या लिखा था? अशोक लिखा था। तो क्वेश्चन यही आता है कि अशोक नाम किन शिलालेखों से पता चलता है? तो अशोक नाम हमको पता चला दोस्तों गुर्जरा व मॉस्की अभिलेखों से पता चलता है। ये इसके शिलालेखों के बारे में मैंने बता दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही से क्वेश्चन आएगा भाई। एक तो इसके अभिलेखों को खोजा किसने? फैंथलर ने। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने भाई। इसके टाइटल्स क्या लिखे रहते थे? देवानाम व प्रियदर्शिका। लेकिन वो कौन से भी लेख जिन पे इसका नाम अशोक बताया गया है? तो गुर्जरा व मॉस्की अभिलेख है वो। समझ आ गया? अगला पॉइंट सुनते जाओ, लिखते जाओ भाई। ये फैक्ट ही है, ऐसा कैसा आप लोगों को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे सुनो। अशोक ने, इसका एक शिलालेख है भाबरू शिलालेख।
अशोक, चले पहले बताओ जल्दी से, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं भाई, अशोक का, ये बताओ अशोक का अशोक नाम किन शिलालेखों से पता चलता है? गुर्जरा व मौस्की अभिलेखों से अशोक का अशोक नाम हमको पता चला है दोस्तों। चले अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था भाई। अशोक की पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया है। क्या आपको समझ आया दोस्तों? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? समझ आया? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, इसका पता हमको कहां से चला बताओ? कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से पता चला। ठीक है, सुनो भाई आगे, सुनो आगे देखिए। अशोक मगध का, अशोक ने ना अपने आप को मगध का राजा बताया। मगध का क्या बताया है? अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया। ये कहां पे, ये किस शिलालेख से हमको पता चलता है? तो भाबरू शिलालेख में लिखा हुआ है। भाबरू शिलालेख, देखो ये जगह के नाम है और वहां पे पत्थरों पे लिख रखा है। भाबरू शिलालेख कहां पे है? राजस्थान में है। तो आपसे पूछा जाएगा किस शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है? तो अशोक ने अपने आप को मगध का राजा किस शिलालेख में बताया है? तो भाबरू शिलालेख राजस्थान में है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये मगध का क्या था? राजा था। बताओ भाई, समझ आया? अब पॉइंट सुनो भाई, अब मैं अशोक के ना आप लोगों को शिलालेख बता रहा हूं। अशोक ने कलिंग विजय की थी। देखो यहां पे पॉइंट सुनो, एक बार पहले बता देता हूं, सुनो। अशोक ने जितने शिलालेख लिखा थे ना, अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं। अशोक के बड़े कितने शिलालेख हैं? बहुत बड़े यानी बड़े लेवल पे इसने लिखवाए हैं। अशोक के बड़े कितने शिलालेख हैं? तो यहां से याद रखो, अशोक के कितने बड़े शिलालेख है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अशोक के कितने बड़े शिलालेख है? 14। तो याद रखना 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक ने कितने बड़े शिलालेख लिखवाए हैं? 14 लिखवाए हैं। तो उसमें कौन से में कलिंग युद्ध का डिस्क्रिप्शन कर रखा है? 13वें शिलालेख में। क्या आपको समझ आया दोस्तों? अब मैं आप लोगों को अशोक के कुछ शिलालेख पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन यही से आएगा, कौन सा शिलालेख कहां पे है? समझ आया? वो याद कराने का तरीका बताऊंगा। अशोक के बड़े शिलालेख भी थे और अशोक के छोटे शिलालेख भी थे, छोटे इंस्क्रिप्शन भी है। तो मैं आप लोगों को ना कम से कम 10 बड़े बता रहा हूं और 10 छोटे बता रहा हूं। ये जगह याद रखनी है, क्योंकि पेपर में कोई भी शिलालेख का नाम आएगा और वहां पे जगह पूछी जाती है, बताओ ये कहां पाया जाता है। तो यहीं से तो क्वेश्चन आता है। सीजल उठा के देखना, 2022 के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं सारे के सारे। याद रखना, एसएससी में अपना पेपर उठा के देखो भाई, क्लियर है? तो ये आप लोगों का कभी ये सोचो कि दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। तो दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए जीके सेम होती है, पहले बता दिया है। ये सबको याद करना है, कभी ये सोचे मैं याद ना करूं भाई। समझ आया? एक एक नंबर आप लोगों के लिए कीमती है, पहले बता दी है। अब मैं आपको अशोक के शिलालेख बता रहा हूं भाई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, अशोक के कितने बड़े शिलालेख थे? 14 भाई। छोटे 15 थे। छोटे कितने थे? 15। तो अब है ना, हम उनको उनकी जगह याद रखने हैं, कौन सा शिलालेख कहां पे था। समझ आया? तो अब आप लोगों के सामने मैं अशोक के शिलालेख बता रहा हूं दोस्तों, कहां पे कौन सा था। यहां पे अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं जूम कर रहा हूं आप लोगों के सामने। पहले सुन लो एक बार, अशोक के कितने बड़े शिलालेख थे भाई? ये बताओ जल्दी से। अशोक के कितने बड़े शिलालेख थे? बड़े शिलालेख 14 थे। 14 थे और 14 वो शिलालेख ना उसकी 10 जगह से मिले हैं। अशोक के 14 शिलालेख थे। सुन लो फिर से, अशोक के 14 बड़े शिलालेख थे। 14 बड़े शिलालेख थे जो हम लोगों को दोस्तों 10 जगह से मिले हैं। 10 अलग अलग जगह से मिले हैं और वो 10 अलग अलग जगह आपके सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ आया? आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा 10 बताओ नाम क्या क्या है और आपसे गिनवाएगा। पेपर डायरेक्ट आएगा, बताओ धौली शिलालेख कहां पे है, बस ये याद रखना है। यसा वाजगड्डी कहां पे है, गिरनार कहां पे है, जोगढ़ कहां पे, ये इनमें से एक नाम आएगा, पूछा जाएगा वो कहां पे है, तो हमको ये याद रखना है। अब याद करने का तरीका मैं आपको साथ साथ बता ही रहा हूं भाई, बिल्कुल आसान है, अपनी कॉपी में लिख लेना बेशक। ऐसे कैसे 14 बड़े शिलालेख कितनी जगह से मिले हैं? 10 जगह से मिले हैं। तो वो नाम सुन लो क्या क्या है। सबसे पहले आया दोस्तों गिरनार। गिरनार कहां पे है? गुजरात में।
समझ आया? तो गिरना, देखो गिर आ गया गिर। अब बताओ गिरी कब थी? गिरी कब थी, रात में या दिन में? गिरनार में गिर आ गया गिर। अब मैं आपसे पूछूंगा गिरी, गिर यानी गिरी, गिरी दिन में या रात में? तो रात में, तो रात से गुजरात। तो गिरनार कहां पे है? गिरनार कहां पे है? गुजरात में। क्या आपको समझ आया? ये तो आप पढ़ चुके हैं। देखो भाई, शहबाज शरीफ आप लोगों को पता है इमरान खान के बाद पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना था वो शहबाज शरीफ था। तो शहबाज गड्डी कहां पे है? पाकिस्तान में। डायरेक्ट बस ये जगह याद रखनी है। पाकिस्तान में अशोक का कौन सा शिलालेख मिला है? शहबाज गड्डी शिलालेख। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, शहबाज गड्डी शिलालेख कहां से पता चलता है? कहां है? पाकिस्तान में। आगे सुनो, धौली कहां पे है? उड़ीसा में। धौली सो हम पढ़ेंगे, धौली यानी धूल, धौली यानी धूल, धूल उड़ी, उड़ी यानी उड़ीसा। समझ आया? जोगढ़ भी कहां पे है? उड़ीसा में। जोगढ़ भी कहां पे है? उड़ीसा में। समझ आया? जोगढ़ भी कहां पे है? उड़ीसा में। देखो गिरी दिन में, रात में? रात में। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। धौली यानी धूल, धौली यानी धूल, धूल उड़ी, जोगढ़ उड़ी, जोगढ़ उड़ी, याद कर सकते हैं। जोगढ़ भी कहां पे है? उड़ीसा में है। आगे कालसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पेपर में आता है। कालसी अभिलेख कहां पे है? कालसी कहां पे है? देहरादून में है। समझा? कहां पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। तो देखो भाई, कालसी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेट कर सकते हैं, किसी प्रकार रिलेट कर सकते हैं। देहरादून, कालसी, ठीक है। कालसी कहां पे है? देहरादून में है। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया वैसे। 100 पारा, देखो पारा हाई महान लोगों का हो जाता है, 100 पारा हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पारा हो जाता है, 100 पारा हो जाता है। कहां, किसका? महान लोगों का। महान से महाराष्ट्र। तो 100 पारा अभिलेख कहां पे है? महाराष्ट्र में है। मानसेरा यानी मन से हारा, भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा हुआ है, आपको पता है। मन से हारा कौन? पाकिस्तान। तो मानसेरा कहां भी है? पाकिस्तान में है। एरे गुड्डी आंधी होगी है भाई, एरे गुड्डी, एरे गुड्डी क्या होगी है? आंधी। आंधी से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो संति यानी सन होने का क्या करिए? नाटक। सन होने का क्या हो रही है? नाटक का। नाटक से कर्नाटक। कंधार में धार आ गया, और धार आपको पता है धार किसकी बॉलिंग में है? अफगानिस्तान के जो बॉलर ना उनकी बॉलिंग में क्या है? धार। कंधार कहां पे है? अफगानिस्तान। तो ये आप लोगों को पता है, बस ये जगह के नाम याद रखने। बताओ भाई, बिल्कुल आसान है। आप लोगों से पेपर आएगा, शहबाज गड्डी शिलालेख बताओ अशोक का कहां पे है? मानसेरा कहां पे है? एरागुडी कहां पे है? ये क्वेश्चन आएगा, ये जगह याद रखनी है। बताओ, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना भाई। पेपर है, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। ये कालसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जोगढ़ इंपॉर्टेंट है। समझ आया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे हमको याद रखने हैं। जोगढ़ कहां पे है? उड़ीसा में। कालसी कहां पे है? देहरादून उत्तराखंड में। समझ आया? क्लियर है? याद रखना भाई, काल को देहरा, देहरा, देहरा से देहरादून। काल आ गया ना, काल, काल अपने काल को देहरा, देहरा, देहरा यानी देहरादून। याद कर लो भाई, बताओ हो गया याद? जोगढ़ कहां पे है? उड़ीसा में। जोगढ़ कहां पे है? उड़ीसा में। चलो भाई आप सुनो आगे, आगे सुनो। अशोक के ये तो जगह के नाम है, बता दिए हमने कहां पे कौन सा शिलालेख है ना। अब छोटे और बता रहा हूं मैं, छोटे शिलालेख और सुन लो भाई। अशोक के छोटे शिलालेख और सुन लो कहां पे कौन से है। आप लोगों को मैंने कहा ये बड़े शिलालेख थे, अब मैं अशोक के छोटे शिलालेख और बता देता हूं आप लोगों को। इसके बाद मैं वापिस यहीं पे आऊंगा। अशोक के शिलालेखों से ही क्वेश्चन आता है, मैंने बता दिया था भाई। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है अशोक के बारे में तो इसके शिलालेखों से है, आप लोगों को बता दिया है मैंने। सुनो ध्यान से, अब अशोक के छोटे शिलालेख और बता रहा हूं। ये जगह याद रखनी है भाई आपको, ये जगह इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देखो ये छोटे शिलालेख है, समझ आया? अब कौन कौन सा छोटा शिलालेख है वो सुन लो भाई। सबसे पहले कर्नाटक में, देखो ये सारे कर्नाटक में है। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आज आप लोगों को ना, हो सकता है पहले याद करना इसको, टेलीग्राम में ना क्वेश्चन डालूंगा पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है इसके शिलालेखों से। भाई याद रखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, शिलालेखों से ही क्वेश्चन आता है अशोक के। तो अशोक के ये सारे जितने हैं ना आपके सामने छोटे हैं, अभी जो मैंने दिखाए वो बड़े थे और ये सारे कैसे हैं? छोटे शिलालेख है। अब सुनो भाई, याद करते हैं। बरमगिरी, बरम ने गिरने का क्या किया? नाटक। जीतना, जतीना है, जीतने का क्या किया था? नाटक। सिद्धिपुर में क्या होता है? नाटक। पाल की गुंडू, भाई गुंडे पालने का क्या किया? नाटक। ये सारे कहां पे है? कर्नाटक में है। मॉस्की, मास्क, मास्क लगा के आदमी क्या करते हैं? नाटक करते हैं। और आपको याद आया मॉस्की अभिलेख में ही अशोक का नाम क्या लिखा था? अशोक लिखा था। उदय गोलन में भी नितू भी क्या करता है? नाटक। तो ये सारे कर्नाटक में है। फिर से सुन लो भाई, याद करने का तरीका। आपसे पेपर में ये नहीं आएगा कि कर्नाटक वाले सुनाओ, अरे आपसे ऑप्शन आएगा, ये आएगा बरमगिरी बताओ कहां पे है, उदयगोलन कहां पे है। तो ये याद नहीं कर सकते, कर्नाटक में है भाई। आंध्र प्रदेश से दो है, सोनगिरी और राजुला मांडुगिरी। कुछ न कुछ ट्रिक्स याद करके कर लेना भाई। दिल्ली में भापुर है,
बांग्लादेश में महास्थान, देखो बांग्लादेश याद करेंगे, बांग्लादेश में आ गया बांग्ला, और बंगले के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा जगह चाहिए, महास्थान चाहिए बांग्लादेश में, समझ आया। एमपी मध्य प्रदेश से, यानी मध्य से गुजरा। रूपनाथ भाई ओचे भोलेनाथ हमारे मध्य में रहते हैं। पंगुरिया, गुड़िया, घुरिया मध्य में घूर रहा भाई। यूपी में देखो, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, 100 उत्तर दिए भाई, 100 गोरा है, 100 उत्तर दिए। राजस्थान में भाबरू और बैराट, तो बाबू का राज है, भाबू का राज है, बेटे का राज नहीं है, तो बैराट और भाबरू कहां पे है, राज से राजस्थान। अफगानिस्तान में कंधार और लंपक है भाई, अफगानिस्तान के बोल रहे हो कि धार है और वो कैचो को लपक लेते हैं, लंपक अफगानिस्तान वाले। तो अफगानिस्तान में 2 छोटे शिलालेख है, कंधार और लंपक। राजस्थान में 2 है, भाबरू और बैराट। ये याद रखना, तरीका मैंने बता दिया है। बाबू का क्या था, राज था, बेटा बैराट, बेटे का राज नहीं है भाई। ये सारे कर्नाटक वाले हैं। सिद्दीपुर में नाटक, जीतने का नाटक, गुंडे पालने का नाटक, देखो याद हो रहे, बिल्कुल इजी करेक्ट हो रहे भाई। बर्मा गिरने का क्या हुआ था, नाटक। मास्क लगा के क्या किया, नाटक। नीतू क्या कर रहे हैं, नाटक। उदय गोलन हो गया भाई, कर्नाटक नाटक। ये आंध्र प्रदेश को अंधे से याद कर लेना किसी प्रकार से। दिल्ली में कौन सा है, बहापुर है। बंगले के लिए महास्थान चाहिए, महास्थान। बिहार में सासाराम, बिहार सबको पता है। बराबर की पहाड़ियां, पीछे मैंने बता दिया, आजीवक धर्म की कुछ वो थी, ठीक है, वहां पे अशोक ने लिखवाए थे। गुर्जरा, सोहरा, बताओ ये सारे के सारे याद तो हो गए, समझ आया भाई। याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार बताऊं, एक एक चीज मैंने वैसे थोड़ी लिख दी है, इसलिए लिखा है, पेपर में आते हैं भाई, समझ आया। अगर ना लिखवाता तो ये सोचते भाई कितना, देखो बिल्कुल छोटा सा करवा के भी मैं जा सकता था, समझ आया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को याद करना है ये, इसलिए ये आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। फिर से सुनो, आगे सुनो भाई। हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में, बस होने वाला है 1-2 फैक्ट रह गए, खत्म कर रहे हैं क्लास को जल्दी से। नेक्स्ट अब पॉइंट सुनो, यहां पे वापस आते हैं। मैंने कहा था अशोक के कितने बड़े शिलालेख थे, 14, जो कि 10 जगह से मिले थे, वो मैंने बता दिया। बताओ कालसी कहां पे है, काल को देहरा यानी देहरादून में है, समझा। शाहबाज शरीफ याद रखना, शाहबाज पाकिस्तान में, शाहबाज गड्डी पाकिस्तान में है। बताओ याद हो गया आप लोगों को, याद हुआ नहीं हुआ। एरेगुड्डी कहां पे था, एरेगुड्डी आंधी हो रही है, बिल्कुल भाई, आंधी से आंध्र प्रदेश। बताओ सारे याद हो चुके आप लोगों को, छोटे भी बता दिए हैं, बड़े भी बता दिए हैं। आगे पॉइंट सुन लो भाई, आगे पॉइंट सुन लो। अशोक के ना, मैंने कहा था अशोक के कितने बड़े शिलालेख थे, 14 बड़े शिलालेख थे, 14 बड़े शिलालेख थे। अब पॉइंट सुन लो भाई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख लिखवा रहा हूं, मान लो ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है और ये 13वां है। कुछ शिलालेखों में ना आपसे क्वेश्चन आता है, अशोक के कौन से शिलालेख में ये लिखा हुआ है, अशोक के कौन से शिलालेख में ये लिखा हुआ है। पॉइंट सुना भाई, ये अशोक का, बताओ अशोक का 13वां शिलालेख है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है, बताओ। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन बताओ अशोक के कौन से शिलालेख में है भाई, 13वें में, समझ आया। इसके अलावा 13वें शिलालेख में ना भाई याद रखना, संगम काल में 3 वंश आते थे, चोल, चेर और पांड्य के इतिहास के बारे में भी अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है, बताओ 13वें शिलालेख में। तो क्वेश्चन ये आएगा, बस आप लोगों को देखो मैंने सिर्फ ये याद रखना है, 2, 3, 4, 5, 6 और 13। अशोक का दूसरा शिलालेख में क्या पता चलता है, अशोक के दूसरे शिलालेख में भी भाई दोस्तों संगम काल के बारे में बताया गया है। संगम काल समझ गए ना, यानी चोल, चेर और पांड्य वंश के बारे में बताया गया है। चोल, चेर और पांड्य का इतिहास अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है, दूसरा और तीसरा। देखो तीसरे में भी लिखा रहता था। क्वेश्चन आएगा संगम काल यानी चोल, चेर, पांड्य अशोक के किन शिलालेखों से पता चलता है, दूसरा और तीसरा। आगे सुनो, 3 से 3 अधिकारी अशोक ने ना एक रज्जुक, युक्तक व प्रादेशिक नामक दोस्तों 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। 3 अधिकारियों की क्या की, 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। 3 अधिकारियों की इसने क्या की थी, नियुक्ति की थी, अपॉइंटमेंट की थी। बस आपसे पूछा जाएगा, देखो नाम से पता चल रहा है तीसरे अभिलेख में या इंस्क्रिप्शन में 3 ही अधिकारियों की इसने नियुक्ति की थी, समझ आया। चौथा, इसने भेरी घोष होता है दोस्तों तलवार की नोक पे पूरे विश्व को जीतना, तो इसने भेरी घोष की बजाय धम घोष की नीति अपनाई थी। धम घोष होता है धर्म विजय की थी इसने, धम घोष की नीति अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
नीति अपनाई। और फिर इसने ना 5 अधिकारियों की, तो 5 से याद रखना, इसने दम महा मात्र अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारियों की नियुक्ति की। छठे में भाई अशोक से, अब ये है क्या पॉइंट सुन लो पहले, अशोक से किसी भी समय, अशोक से किसी भी समय आप मिल सकते हैं, आप मिल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट सुन लो एक बार। देखो अशोक राजगद्दी पे बैठा था, अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ना इसका एक भी शिलालेख या इसका एक भी अभिलेख नहीं मिला है। पहला पॉइंट याद रखना, पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी अभिलेख नहीं मिला है। एक तो पॉइंट ये याद रखना भाई आप लोगों को, पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी अभिलेख हम लोगों को नहीं मिला है। समझ आया नहीं आया? आगे सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई। अब ये पॉइंट जो है, अशोक के जितने भी शिलालेख थे ना, अशोक के शिलालेख यानी अभिलेख या इंस्क्रिप्शन, अशोक के शिलालेखों की भाषा बता रहा हूं। अब अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी ना, अधिकांश अभिलेख वो हमको प्राकृत भाषा में मिले हैं, प्राकृत भाषा। और लिपि कैसी थी? अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी लिपि में। अब ये क्या लिखा है पॉइंट सुन लो पहले, मैं लिखवा देता हूं, समझाता हूं। देखो ये है भाई भारत, मान लो फॉर एग्जांपल ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में अशोक के जितने भी शिलालेख मिले ना, वो हम लोगों को प्राकृत भाषा में लिखवाए। उसने किस भाषा में लिखवाए? प्राकृत भाषा में लिखवाए। और लिपि कैसी थी उनकी? ब्राह्मी लिपि। लिपि होता है लिखने की कला, ब्राह्मी लिपि में लिखवाई है, स्क्रिप्ट। अच्छा भाई क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। अच्छा आपसे क्वेश्चन आएगा, अशोक के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो शिलालेख है ना भाई, वो पता है किस भाषा में है? वो है यूनानी और अरामाइक भाषा में, यूनानी और अरामाइक भाषा में मिले हैं। अशोक के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिले वो कौन सी भाषा में मिले हैं? यूनानी और अरामाइक भाषा में। और लिपि पता है कैसी थी? खरोष्टी लिपि। और लिपि कैसी थी? खरोष्टी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि। अब ये दोनों पॉइंट यहां लिखवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सुन लो कैसे आता है। अब आप बताओगे भाई अशोक के भारत में जो शिलालेख है, अशोक के भारत में जो शिलालेख है, अशोक के भारत में शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? बताओ किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा, या जिसको अर्धमागधी भाषा ही बोलते हैं, प्राकृत भाषा में। लेकिन लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, लिपि यानी स्क्रिप्ट। लिपि होता है लिखने की कला। एक बात बताओ, हम कैसे लिखते हैं? यहां से लिखते ना, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, देखो इस प्रकार, फिर लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट। लेकिन खरोष्टी लिपि का मतलब पता है? राइट से लेफ्ट होता था, इस प्रकार खरोष्टी लिखी जाती है, इस प्रकार। समझ आया? तो बस आप लोगों को याद रखना है कि अशोक के भारत में जो शिलालेख है वो किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत तो भाषा थी, भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन लिपि स्क्रिप्ट कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। अच्छा भाई फिर आएगा अगला पॉइंट। फिर ये बताओ ना, अशोक के जो दोस्तों, अशोक के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिले हैं, जो शिलालेख है वो किस भाषा में है? कौन सी भाषा है वो? भाषा कौन सी है वो? तो भाषा है दोनों, एक यूनानी और एक अरामाइक भाषा। यूनानी और अरामाइक भाषा में मिले हैं। और लेकिन लिपि मैंने लिखवा दी। लिपि कैसे उनकी? खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है कैसे लिखा जाता है? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये आपको मैंने अशोक के शिलालेखों की क्या बताई दोस्तों? भाषा, यानी इनकी लैंग्वेज बताई है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया भाई? क्लियर है? ये अशोक के बारे में तमाम चीजें हमने कर ली। एक पॉइंट सुनो भाई, अब ना मैं आप लोगों को डायरेक्ट 5 मिनट का काम रह गया, 5 मिनट में ना सारे फैक्ट्स बताता हूं। कुछ इनके अब हम प्रशासन के बारे में, हम मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों को क्या बता रहे हैं? इनके प्रशासन के बारे में अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कुछ फैक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए, ताकि मेरे को लिखने की जरूरत ना होती, क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिए भाई। समझ आया? फटाफट सुनना भाई। वैसे मैं बता भी सकता हूं, पहले सुनो या चले देख ही लो, साथ के साथ हम चलते रहेंगे। पहला पॉइंट यहां पे लिख दिया मैंने, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर। पहला पॉइंट सुनो भाई, एक बात आओ,
जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे मंत्री होते हैं ना, कई सारे मंत्री होते हैं। तो मौर्य काल में ना मंत्रियों को क्या बोलते हैं, पहले ये पॉइंट सुन लो। मौर्य काल में ना मंत्रियों को बोलते थे तीर्थ। क्या बोलते थे? तीर्थ। मिनिस्टर को क्या बोलते थे? तीर्थ। तो कितने तीर्थों का जिक्र है? 18। तो आपसे पूछा जाएगा मौर्य काल में कुल कितने मंत्री हुआ करते थे राजा के नीचे? 18 मंत्री हुआ करते थे। ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखने भाई आप लोगों को। समझ आया? कितने मिनिस्टर थे? 18। बस खत्म। आगे सुनो। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य द्वारा लिखित है अर्थशास्त्र। आपको पता है भाई अर्थशास्त्र में ना 4 वर्णों का जिक्र है, यानी हमारी सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया था। आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, या वैश्य और शूद्र। तो भाई अर्थशास्त्र के अनुसार तो सोसाइटी, अब भी मौर्य की सोसाइटी ना 4 भागों में डिवाइड थी। लेकिन मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक का लेखक था, या जो सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था, तो उसने ना भारत में कितने भागों में, कितने प्रकार की सोसाइटी में डिवाइड किया है? 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एक एक लाइन जो लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की उठाई ही लाइन है ये। समझ आया? तो आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के अनुसार हमारी सोसाइटी कितने भागों में थी? 4। लेकिन मेगास्थनीज जब भारत में आया उसने बताया कि भारत की जो सोसाइटी है ना ये 7 भागों में विभाजित है, 7 पार्ट्स। भाई कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपाल रहा है, कोई भाई व्यापार कर रहा है, कोई निरीक्षक यानी सुपरविजन कर रहा है। तो इस प्रकार के उसने 7 भागों में हमारी सोसाइटी को क्या किया था? डिवाइड। तो आपसे क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज के अनुसार सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया है? 7। अगला पॉइंट सुनो। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में ना स्लेवरी सिस्टम थी, दास प्रथा थी। सॉरी, दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज जब भारत आया उसने कहा भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी, यानी कोई किसी का गुलाम है नहीं। लेकिन फिर कौटिल्य ने कहा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों को बताया गया है। कितने प्रकार के की थी भाई? यहां पे 9 प्रकार के। तो ये ऐसे के ऐसे फैक्ट आप लोगों को याद रखने, ये संख्याएं पूछी जाती है। तो बताओ जल्दी से कितने प्रकार के मिनिस्टर हुआ करते थे? 18 प्रकार के मिनिस्टर। मिनिस्टर को क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे। समझ आया? मेगास्थनीज के अनुसार हमारी सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया था? उसने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। समझ आया? भाई क्या मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा भारत में थी? तो उसने तो मना कर दिया, लेकिन अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों को बताया है? 9 प्रकार के। आगे सुनो भाई, आगे फैक्ट, ये सारे फैक्ट है। अर्थशास्त्र जो अपने आप में बुक है ना, अर्थशास्त्र जो राजनीति के विषय पर लिखी गई है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 15 पार्ट्स है भाई उसके। आगे सुनो भाई, देखो दोस्तों 2 तरह की कोर्ट होती है, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। आज भी यही होती है। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं ना तो आपके केस को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा। देखो सिविल केस होता है भाई चोरी, क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस होते हैं चोरी, डकैती, हत्या, रेप अगर कोई करता है तो वो क्रिमिनल मामला है। और भाई आपस से भाई शादी का है, तलाक का है, भाई आपस से नाली के ऊपर झगड़ा हो गया तो वो कैसे केस होते हैं? सिविल केस होते हैं। तो मौर्य वंश में भी 2 तरह की कोर्ट थी, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट को क्या बोलते थे? सिविल कोर्ट का नाम क्या था? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया। सिविल कोर्ट को कहते थे धर्मस्थलीय न्यायालय, और कंटक शोधन न्यायालय किसको कहा जाता था? क्रिमिनल कोर्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पेपर आएगा क्रिमिनल कोर्ट का नाम मौर्य काल में क्या था भाई? कंटक शोधन न्यायालय थी। ऐसे कैसे फैक्ट याद रख लेना भाई। आगे सुनो भाई, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है भाई? भाई मान लो कोई शहर है, मौर्य काल में ना एक शहर को 30 लोग संभालते थे। 30 लोग, 30 लोगों का एक मंडल बना दिया था। और वो 30 लोग ना पता है क्या करते थे? 6 अलग अलग कमेटी बना देते थे, और हर कमेटी में 5 सदस्य हुआ करते थे। बस यही इस तरह प्रशासन होता था। तो मौर्य काल में नगर का प्रशासन कितने लोग करते थे भाई? कोई भी सिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन 30 लोग करते थे, और 30 लोग ना उनको 6 कमेटी में डिवाइड करते थे, और हर कमेटी में कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। ये याद रखना है। समझ आया? अगला पॉइंट सुनो भाई, पूरा मौर्य साम्राज्य, देखो आज भारत में कितने राज्य हैं? आज भारत में 28 राज्य है ना। जब मौर्य एम्पायर था अपना, तो मौर्य एम्पायर के समय उनके 5 राज्य थे अलग अलग। कितने राज्य थे? 5। तो आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य 5 राज्य या 5 प्रांतों या 5 प्रोविंस में डिवाइड था भाई। और वो 5 कौन कौन से थे? सुन लो भाई, मौर्य काल 5 भागों में डिवाइड था। वो 5 सुन लो कौन से हैं। देखो भाई, मौर्य जब एम्पायर था तो उसकी 5 स्टेट थी। कितने राज्य थे? 5 थी। एक नॉर्थ में थी, एक साउथ में थी, एक मिड में थी। नॉर्थ वाली थी तक्षशिला, साउथ वाली थी सोनगिरी आंध्र प्रदेश से, बीच वाली थी उज्जैन, एक कलिंग यानी कलिंग की कैपिटल थी तोसली, और एक पाटलिपुत्र जिसको ओल्ड प्राच्य बोलते हैं। प्राच्य यानी पाटलिपुत्र। आप ऐसा कैसा याद रखना भाई। तो नॉर्थ वाली कौन सी थी? नॉर्थ प्रांत तक्षशिला, साउथ प्रांत सोनगिरी, बीच वाला कौन सा था? अवंती, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। और ये जो अवंती है ना दोस्तों, ये जंगलों में रहा करते थे, फॉरेस्ट में। अच्छा, कलिंग की क्या थी? तोसली। देखो अशोक का एक शिलालेख कलिंग में लिखा है, कलिंग में है ना, उसने लिखा है कि जनता या संतान है मेरी, जनता
मेरी क्या है, संतान है। ये अशोक ने, या अशोक के किस शिलालेख में लिखा हुआ है, कलिंग शिलालेख में। चले वैसे कलिंग की कैपिटल क्या थी, तोसली, और प्राच्य जो प्राचीन है, प्राच्य की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी भाई। समझ आया। अर्थशास्त्र, फिर से अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा है, आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा है, आर्य कहा गया है। ये ऐसे कैसे मैं फैक्ट बता रहा हूं जो आपको एब्जॉर्ब कर लेने, ऐसे कैसे। और ये मौर्य प्रशासन के बारे में है भाई, क्योंकि मैंने कहा था, देखो ये सारा मौर्य के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉरी ये पीछे अभी तक मैंने बताया है, ये सारा मौर्य है। सबसे इंपॉर्टेंट मगध में कोई था तो मौर्य है, इसलिए हम लोगों को मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ता है कि राज किस प्रकार करते थे। ना तो मैंने ना तो हर्यक वंश के बारे में बताया, ना शिशुनाग, ना नंदवंश, और किसी के बारे में नहीं पढ़ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया मौर्य है, तो इसलिए ये सारे फैक्ट याद करने भाई आप लोगों को। अगला पॉइंट सुनो इधर, देखो मौर्य काल में ना जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिले हुआ करते थे, जिलों को ना ये लोग विषय कहते थे, और विषय का जो हेड है उसको क्या बोलते हैं, विषयपति। जैसे डीएम, आज हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट को ये क्या बोलते थे, विषय, और विषय का नाम क्या था, विषयपति था। आगे सुनो भाई, इनकी फेमस आर्ट, मौर्य काल की फेमस आर्ट पता है क्या थी, सिंगल पिलर्स थे भाई। सिंगल पिलर्स का मतलब है एक बहुत बड़े पिलर पे ही ये आर्ट यानी कला बनाया करते थे। एक ही स्तंभ हुआ करता था, पूरा एक पत्थर, और एक पत्थर पे आर्ट बनाया करते थे, यानी अलग अलग पत्थर को जोड़ के कुछ बना दिया। तो इनका बहुत ही फेमस आर्ट क्या थी, सिंगल पिलर पे ये क्या किया करते थे, बहुत मैक्सिमम इनकी आर्ट्स मिली है। आगे भाई, जो रिच किसान होते हैं ना उनको गृहपति कहते थे। इनका जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर स्टार्ट होता था ना, वो आषाढ़ यानी जुलाई से स्टार्ट होता है। इनकी जो करेंसी थी उसका नाम क्या था, पण था। इनकी करेंसी का नाम क्या था, मौर्य काल की करेंसी का नाम क्या था, पण था भाई। आगे गुप्तचरों को ये क्या बोलते थे, गुड़ पुरुष बोलते थे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, देख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीता अध्यक्ष, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किसको बोला जाता है, जो कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो हेड था ना, उसको क्या बोलते थे, सीता अध्यक्ष बोलते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दी सीता अध्यक्ष क्या है, कृषि विभाग, और एक है एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई ये होता है सड़क निर्माण अधिकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना भाई यूनानियों ने इनका जिक्र किया है बार बार, तो इसलिए बार बार पेपर में ये दो हेड भी पूछे गए हैं, तो दोनों हेड मैंने लिख दिए हैं। सीता अध्यक्ष कौन होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो हेड था, और एग्रोनोमाई कौन था, सड़क जो भाई रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर जो हुआ करते थे। आगे सुनो, नेक्स्ट सुनो, बस खत्म होने वाला है भाई। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अंग्रेजों के टाइम में भारतीय, देखो पुरातत्व विभाग वो होता है जो जमीनों की खुदाई करते हैं, जो इतिहास की चीजों को निकालते हैं। तो भारत में निकालने की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल का डिपार्टमेंट का फादर बोला गया है। और इसी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1877 में अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनके एक पूरे के पूरे सेट को क्या किया था, पब्लिश करने का काम किया था। समझ आया। आगे भाई, मौर्य काल में कुछ बलिदान थे, कुछ सैक्रिफाई थे। जैसे वाजपेय बलिदान क्या होता है, पशु बलि देना। राजशु एक सैक्रिफाई था जो शाही बलिदान होता है, और अश्वमेध का होता है घोड़े की बलि होती थी, या घोड़े को छोड़ दिया जाता था। ये कुछ बलिदान थे ये जो मौर्य काल में ये लोग किया करते थे। समझ आया। ये कुछ फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए। एक लास्ट और है, ये मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में, वो किसका बना था भाई, लकड़ी का बना था। ये कैसे कैसे फैक्ट याद रख लेना भाई। मौर्य काल में ना बहुत, सॉरी मगध में ही, पूरे मगध में कितने वंश आए हैं, उनके जो बर्तन थे ना, उनके बर्तन को एक नाम दिया गया है। उनके जो बर्तन है खाने पीने के, नॉर्थ ब्लैक पोर्ट्रेट वेसल्स हुआ करते थे, NBPV। भाई बार बार अपने ना लास्ट ईयर के पेपर देखना, हट हट के ये क्वेश्चन आया है। मौर्य या मगध काल के जो वेसल्स थे उनको नाम क्या दिया गया है, NBPV। भाई अशोक ने बहुत ही भारत में सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप MP में, और एक धमेक स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट सारनाथ यूपी में। किसने बनाया है, अशोक ने बनाया, दोनों। समझ आया। धमेक स्तूप कहां पे है, ये एज इट इज याद रखना, सारनाथ में। सांची का स्तूप कहां पे है, MP में। ये सबसे बड़े क्या थे, स्तूप थे। समझ आया। ये सारा चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी थी भाई, शिलालेख, ये शिलालेख मैंने आपको बता दिए थे। एक लास्ट पॉइंट सुन लो, खत्म करता हूं इसको। मैंने आपको बता दिया था भाई, सॉरी मौर्य काल का, मौर्य वंश का ना अब जो आखिरी शासक था, मौर्य वंश का आखिरी शासक था, मौर्य वंश का आखिरी शासक वो था दोस्तों वृद्धरथ, जिसकी हत्या इसके सेनापति, जिसकी हत्या इसके सेनापति ने की, जिसकी हत्या इसके सेनापति पता है क्या नाम था उसका, पुष्यमित्र शुंग।
जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और फिर उसने क्या किया, शुंग वंश की, और इसने शुंग वंश की स्थापना की भाई, शुंग वंश की स्थापना की। और ये शुंग वंश ना ब्राह्मण वंश था। कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश। एक बात सुनो भाई जल्दी से फटाफट, ये पता होना चाहिए। पहला वंश था कौन सा? हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य। अब पॉइंट सुनना, पांचवा आ गया शुंग वंश। अभी तक हमने पढ़ा पता है क्या क्या? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। ये तो क्षत्रिय लोग थे, ये क्षत्रिय वंश थे। नंद वंश मगध का पहला कैसा वंश था? याद आया? शूद्र जाति का वंश था। अब आपसे पूछे देना मगध में वो कौन सा वंश है जो ब्राह्मण वंश था? तो वो कौन सा आया है? शुंग वंश। ये चीज भी याद रखना भाई। समझ आया? तो दोस्तों ये हमारा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लेक्चर था मौर्य के बारे में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं एक ही लेक्चर में सिर्फ मौर्य को कराना चाह रहा हूं। इसके बाद जो ना बिल्कुल छोटे छोटे बचे हैं, अब पूरा का पूरा तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। उसमें शुंग है, कणव है और सातवाहन है और 4 विदेशी आक्रमण है, गुप्त है, वर्धन वंश है। ये 5-6 चीजें बची हुई है, छोटा सा है, एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।